नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है एनिमल्स इन प्रिजन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है, हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए हैं और अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स जो आपके हर पेज में दिए थे वो कवर किए। अब जो एक्सरसाइज जो बची हैं उनको हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है यहां पर कंपोजिशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि कंपोजिशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कंपोजिशन लिखा है। कंपोजिशन क्या? कंपोजिशन, ठीक है, आपने सुना कंपोज करना, कुछ बनाना। और कंपोजिशन तो क्या होता है, यहां पर हम हमारे माइंड में जो कुछ भी रहता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, अपने आइडियाज को लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब कोई रीडर आता है तो वो क्या करता है, रीडर आने के बाद उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स भी रख पाता है। तो आपको यहां पर यही करना, यहां आपको पैराग्राफ्स लिखना है। ठीक है, यहां पर दिए हैं पैराग्राफ, आपको लिखना है पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग। अब किस पे लिखना है आपको? इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, बहुत सारे, एक या दो या तीन है यहां पर आपके लिए। तो मैंने यहां पर आपके लिए उदाहरण बताया है कि किस तरह से आपको लिखना है जिससे आप बहुत ज्यादा मार्क्स को फेच कर सके। फेच का मतलब ला सकें। ठीक है, और यही चीज है जो यहां पे हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं कि आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, अब चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं कि कैसे लिखना है और आप भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। ठीक है, इकोलॉजी इंक्लूड्स, अब देखिए अगर आपसे बोला जाए कि आपको पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप यही समझाओगे ना कि इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। इकोलॉजी है तो है क्या? भाई टीचर जब देखेगी तो वो यही सोचेगी ना कि यहां पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है इकोलॉजी को हम थोड़ा सा बताएं। तो इसीलिए सबसे पहले हमने लिखा इकोलॉजी इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स। इकोलॉजी में हर एक चीज इन्वॉल्व्ड है, हर एक व्यक्ति आता है, मैन, एनिमल, प्लांट एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, सॉइल एंड एयर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इंटर रिलेशनशिप। तो इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? इंटर रिलेशनशिप यानी एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है। तो कहीं ना कहीं आदमी, एनिमल्स, प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इन सब के बीच कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, पानी भी है। आपने सुना होगा पंच महाभूत, ये शरीर किससे बना है? ये शरीर बना है पंच महाभूतों से। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसी से आपको इंटर रिलेशनशिप का एक मतलब समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हर एक चीज किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है और उन्हीं चीजों को हमको समझना है। अवर यानी हमारी धरती। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं धरती को क्या कहते हैं। धरती को हम पृथ्वी कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी धरती है इज नॉट अ लाइफलेस रॉक। ठीक है, अब यहां पे लाइफलेस मतलब क्या होता है? लाइक यहां पे जिंदगी विहीन नहीं है, जिंदगी विहीन रॉक नहीं है ये। लाइक पत्थर का टुकड़ा नहीं है हमारी धरती कि यहां पर सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा बन गया और यहां पे सब लोग आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे हम सब मौजूद हैं और हम सब लोग अलाइव हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे, हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहां पे पानी है, यहां बादल है, यहां हर एक चीज मौजूद है जो हमारे जीवन को बनाती है और हम यहां जीवंत हैं। It is a living thing with a variety of animals and plants. तो देखिए जैसे ही आप इकोलॉजी को बताएंगी, टीचर इसको पढ़ेगी तो उसको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे को जब इसके बोला कि इकोलॉजिकल बैलेंस पे इसको लिखना है पैराग्राफ, कंपोजिशन का जो पार्ट है, तो उसको टीचर को समझ में आ जाएगा कि मेरे को यहाँ पे इसको 6 मार्क्स देने हैं, क्योंकि इस बच्चे को पता है इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। When air, water and soil are not polluted. अब देखिए
जब सॉइल आर नॉट पॉल्यूटेड, जब हमारी जो एयर है, वाटर है और जो सॉइल है ना, जब ये पॉल्यूटेड नहीं होती, ठीक है। अब पॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है? प्रदूषित। कोई भी चीज जब प्रदूषित नहीं होती तो व्हेन ऑल लिविंग थिंग्स लिव द वे दे हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज, तो क्या होता है? अगर कोई भी चीज पॉल्यूटेड नहीं है तो हम लोग शताब्दियों तक बहुत अच्छे से जीवित रहते हैं। ये बात तो साफ है, ठीक है। देयर इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अब यहां पे होता है एक इकोलॉजिकल बैलेंस। बट जब when there is a pollution, जब कोई pollution होता है, जब कोई प्रदूषण होता है, then when things are overused, जब कोई भी चीज को overuse हम कर लेते हैं and misused, the balance is disturbed, तो बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस यहां पर क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में आपको क्या करना था? आपको इकोलॉजिकल बैलेंस पे एक पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों का। तो सबसे पहले आपने क्या किया? इकोलॉजी को समझाया, फिर आपने बताया कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस में वे ऐसे डाल देंगे, उनको टीचर मार्क्स नहीं देगी, क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस समझाने से पहले इसको तो बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजी होती क्या है, और उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है वो बताना पड़ता है, जो कि यहां पर दिया है कि क्या होता है इकोलॉजिकल बैलेंस। जब तालमेल मिला होता है धरती हम लोगों के बीच में, ठीक है, जब उसका केयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली धरती संतुलित रहती है। लेकिन जहां हम उसका मिसयूज करते हैं रिसोर्सेस का, तो क्या होगा? जो स्रोत हैं उनका मिसयूज होगा, तो स्वाभाविक है धरती से हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप गंगा नदी को प्रदूषित करेंगे तो क्या होगा? गंगा नदी में रहने वाले जो जानवर है वो खतरे में आ जाएंगे और उसका पानी नहीं पी पाएंगे और वो प्रदूषित हो जाएगी। और गंगा आज कितनी प्रदूषित है, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। टुडे वी आर वरीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, आज के समय हम ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ठीक है। चिंतित, वरीड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है। पॉल्यूशन, ओजोन होल एक्सटिंक्शन यानी क्या होता है? खत्म हो जाना ऑफ स्पीशीज, ठीक है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर, मैन इज ब्लेम्ड फॉर क्रिएटिंग दिस मैस, और जो आदमी है उसको क्या किया गया है? उसको ही हम दोष दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? उसको ही दोष दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वही है इसके पीछे का मेन कारण। वी मस्ट नो दैट, हमको ये बात पता होनी चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ दिस इकोलॉजी, कि हम ही हैं इस पार्ट के, हम ही इसी इकोलॉजी के पार्ट हैं। इफ इट गोज आउट ऑफ बैलेंस, यदि ये चीज बैलेंस के बाहर जाती है, आई वी मे नॉट अलाइव, तो मैं और आप अलाइव नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया? इस पैराग्राफ में हमने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है कि हम किन विषयों को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं, किन विषयों को लेकर अत्यधिक चिंतित है। अगर हम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको हम प्रदूषित कर देते हैं, तो प्रदूषित कर देने से क्या होगा? प्रदूषित करने से हम ही नहीं जी पाएंगे। तो ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय पे दृष्टिपात एक बार करें, और ये बहुत बहुत आवश्यक बात है। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि जब भी आप प्रश्न पत्र देखें और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बार आप सबसे पहले इकोलॉजी को बताएं, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक उसका मीनिंग बताएं, उसको समझाएं, और उसके प्रोज एंड कॉज यानी क्या सही है क्या गलत है उसको बताएं, और साथ में उसकी रेमेडी भी बता सकते हैं। जैसे कि आप रेमेडी खुद से जोड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे हम अपने जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो इकोलॉजी, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहां तक हमने कंपोजिशन को पढ़ा, ठीक है, आपको एक जनरल आइडिया लग गया। अब हम सेकेंड वन पर आते हैं। तो चलिए आते हैं हम सेकेंड नंबर पे, यानी बी, द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन ड्राइव्स, ठीक है। नीड एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है किसका? प्लांटेशन ड्राइव्स का। अब प्लांटेशन ड्राइव से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्लांटेशन ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। क्या होता है, जैसे आप अगर एनएसएस और एनसीसी के भाग रहे हों तो आपने हमेशा सुना होगा कि हम जा रहे हैं प्लांटेशन ड्राइव के लिए। तो आप लोग क्या करते थे?
अब जैसे मैं था तो मैं क्या करता था, जब मैं जाता था तो वहाँ पे हम सब इकट्ठा होते थे और क्या करते थे, प्लांटेशन करते थे, ठीक है, और लोग फोटो खींचा करते थे कि इन्होंने प्लांटेशन किया। तो यहाँ पर बात हो रही है उस प्लांटेशन ड्राइव की, यानी हम एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं जहाँ पे सब एकत्रित होकर क्या करते हैं, प्लांट्स को बचाने के लिए, प्लांट्स को सेव करने के लिए, और यहाँ तक कि ये दर्शाते हैं कि किस तरह से प्लांट को लगा रहे हैं, यानी वो प्लांट को स्थापित करते हैं कहाँ पे, मिट्टी के अंदर। तो ये होती है एक प्रोसेस प्लांटेशन ड्राइव की, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम इसको और डिटेल में एक बार स्टडी करते हैं। अब यदि कंपोजिशन में ये चीज़ आ गई कि आपको लिखना है प्लांटेशन ड्राइव के बारे में, अब मैंने जो आपको बताया एक उदाहरणात्मक चीज़ है, वो एक उदाहरण है, ठीक है, लेकिन अब आपको एग्जैक्टली ये बताना है क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, देखते हैं। ओनली 100 years ago। अब सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि प्लांट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरह से प्लांट्स और डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। ओनली 100 years ago, यानी 100 साल पहले, ठीक है, 100 साल पहले वी हैड अ वास्ट फॉरेस्ट इन अवर कंट्री। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं वास्ट। अब वास्ट से क्या समझते हैं आप, वास्ट का मतलब होता है बहुत, है ना, बहुत बड़ा, विशाल, विस्तृत। तो अब जब आप इतिहास के अगर छात्र छात्राएं रहे हो तो आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की तो भारत में कितने सारे फॉरेस्ट हैं। लाइक पूरा भारत जब स्टार्टिंग ब्रिटिशर्स आए थे तो उस समय जो हमारे भारत की स्थिति थी वो कैसी थी, बहुत सारे जंगल थे और बहुत सारे ट्राइबल लोग रहा करते थे, ठीक है। लेकिन हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एक उदाहरण ले रहे हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट की बात की जा रही है कि पहले बहुत फॉरेस्ट हुआ करते थे, वास्ट, बहुत बड़े बड़े, बहुत विशाल, ठीक है, बहुत जगह को घेरा करते थे, वो उनकी बात हो रही है। इन अवर कंट्री नाउ, अब हमारी कंट्री हो या दूसरी कंट्री हो, ठीक है, आप वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी बता सकते हैं और अपने कंट्री के लेवल पे भी बता सकते हैं। Those फॉरेस्ट प्रोवाइडेड अस विद मेडिसिन्स। अब देखिए जो वो फॉरेस्ट हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो हमें प्रोवाइड करते थे। क्या प्रोवाइड करते थे, वो हमको प्रोवाइड करते थे मेडिसिन्स, ठीक है। मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ, वुड, ठीक है, टिम्बर। अब देखिए वुड और टिम्बर एक ही होता है, ये एक लकड़ी का प्रकार है, ठीक है, तो उसको भी आप लकड़ी मान सकते हैं। उसके बाद फ्रूट एंड कॉस्मेटिक्स। अब फ्रूट तो आप सभी को पता है फ्रूट क्या होता है, ठीक है। और कॉस्मेटिक्स तो लड़कियां बहुत अच्छे से जानती होंगी, लेकिन कॉस्मेटिक्स को हिंदी में हम श्रृंगार प्रसाधन भी कहते हैं। ऐसे मटेरियल होते हैं जो श्रृंगार के काम आते हैं, ठीक है। और दे वर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और यहाँ तक कि जो पूरे जंगल हुआ करते थे वो कैसे थे, पूरी तरीके से जंगलों में जानवर ही जानवर रहा करते थे। तो यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में फॉरेस्ट की कंडीशन कितनी अच्छी थी। तो जब भी आप कंपोजिशन लिखते हैं तो कंपोजिशन लिखते समय ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप थोड़ी जानकारी दें कि स्थितियाँ कैसी थी पहले और अब कैसी स्थिति होती जा रही है। तो यहाँ आपके विचारों को देखा जाएगा कॉपी चेक करते समय। नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव बीन ड्राइविंग। अब क्या हो रहा है कि आज के समय में एक ऐसी स्थिति आ रही है, ठीक है, इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि ऐसी स्थिति है जहां अब ये फॉरेस्ट जो है वो हटते जा रहे हैं, ठीक है, ड्राइविंग। एंड बिसाइड्स अदर थिंग्स, इसके अलावा भी इट हैज रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या है यहाँ पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इसके अलावा भी क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए प्राकृतिक प्रक्रिया है ये जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। बिकॉज ट्रीज वर टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन। अब आप सभी को ये पता है कि ट्री क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और क्या करती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है, ठीक है। और इट हैज़ रिजल्टेड इन लेस रेन। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ऐसे बहुत सी कंडीशन आ रही हैं जहाँ पे आप लोगों को पता है कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, बादलों को अट्रैक्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं जब बादल अट्रैक्ट होते हैं और अगर पेड़ों की कमी होगी तो क्या होगा, सॉइल भी जो होगी वो लूज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पेड़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेन ऐसे कम रेन होती है एंड इरोजन ऑफ द सॉइल। अब सॉइल का इरोजन क्यों होता है, सॉइल का इरोजन इसीलिए होता है क्योंकि अगर
आपको तो पता है अच्छे तरीके से, अगर आप विज्ञान के छात्र रहे हों, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, अपने जड़ों से सॉइल को खींच के रखते हैं। पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल खींची नहीं रहेगी, और सॉइल यदि खींची नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो पानी के साथ बह जाएगी, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाएगा। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ नेचुरल ब्यूटी टू, और इसी के साथ अब डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, देखिए डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, किसी भी चीज से वंचित, ठीक है। अब आप लोग इस वर्ड को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बस एक बात दिमाग में रखिए कि जब भी डिप्राइव्ड आता है तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए वंचित, ठीक है। अब आप इसके लिए और भी बहुत सी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस मीनिंग डिप्राइव्ड यानी वंचित हो जाएंगे, किससे वंचित हो जाएंगे, नेचुरल ब्यूटी से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल ब्यूटी क्या है हमारी, नेचुरल ब्यूटी क्या होती है, नेचुरल ब्यूटी नहीं प्राकृतिक सौंदर्य है ना। हमारे जीवन में प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा महत्व है प्राकृतिक सौंदर्य का, देखिए आप लोगों को पता होगा कि सूर्य है, चंद्रमा है, लेकिन हम हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन ये प्रकृति की सुंदरता है जो अनश्वर है, जो हमेशा विद्यमान रहने वाली है। तो इसीलिए अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो क्या होगा, हमको प्लांटेशन भी तो करना पड़ेगा, प्लांट को लगाना तो पड़ेगा ना, तो यही काम हमको यहाँ पर करना है। Now we must plant more trees to restore the balance between oxygen and carbon dioxide। अब इससे क्या होगा, ट्रीज नहीं रहेंगी, ऑक्सीजन कैसे आएगी, तो डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमको इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स को, बहुत ज़्यादा प्लांट्स को लगाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, सब इकट्ठा होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स को क्या करते हैं, सॉइल्स में लगाते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब बहुत साल बीतते तो वही प्लांट्स जो होते हैं वो पेड़ बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रीज विल कूल द एटमॉस्फेयर एंड चेक इरोजन ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही होगा कि जैसे ही ट्रीज विल कूल द एटमॉस्फेयर एंड चेक इरोजन ऑफ द सॉइल, और अब ट्रीज बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा होगा, ठीक है, इरोजन भी चेक होगा। बट प्लांटिंग ट्रीज इज नॉट इनफ। अब यहाँ पर लिखा है कि प्लांटिंग ट्री इज नॉट इनफ। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट देम ऑल्सो। संरक्षण, प्रोटेक्ट का मतलब होता है संरक्षण करना, ठीक है। अब आप सिर्फ प्लांट को क्या करोगे, बस लगाते जाओगे, उससे थोड़ी कुछ फायदा होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको प्लांट को बचाना भी है, ठीक है। अब आपको एक उदाहरण याद आ रहा होगा, एक बार चिपको मूवमेंट हुआ था, तो क्या हुआ था, उसमें एक महिला थी, जब कोई काटने आ रहा था पेड़ को तो उसने उसको क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। तो उससे आप जोड़ सकते हैं कि बस प्लांट को उगा देने से, पेड़ बना देने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहना है। अपनी आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ आप इतने ज़्यादा लालची ना हो जाएं कि आप अपने ही द्वारा निर्मित, जो अपने जो समाज है, जो हमारी वातावरण है, उसको हम दूषित ना कर दें। तो इस विषय पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कंपोजिशन से आप क्या समझ रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग है। इस पैराग्राफ राइटिंग में आपको 100 शब्दों के अंदर आपको अच्छे से अच्छी व्याख्या यहाँ पर करनी है। अगर आप अच्छे से अच्छी व्याख्या करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आता है सो दैट दे ग्रो अप इनटू टॉल एंड स्टर्डी ट्रीज। अब यहां पर बात आ रही है स्टर्डी ट्रीज की। अब क्या होगा, अगर हम उनको बचाएंगे तो क्या होगा कि वो बड़े हो जाएंगे, ग्रो होंगे, ठीक है। इनटू टॉल एंड स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब क्या होता है, सॉलिडली बिल्ड, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ही स्टर्डी है ये, मतलब इसकी जो बनावट है वो बड़ी मजबूत है, मजबूती से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर उन ट्रीज में क्या होगी, मजबूती आएगी। तो ये बात अब यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ओवरऑल हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखिए यहाँ पर दिया है वर्ड स्टडी और ये है डिक्शनरी यूज। तो आप लोग जब भी घर पे रहते हैं तो क्या आपने कभी अपनी डिक्शनरी ओपन कर देखी है, क्या है यूज डिक्शनरी का। सिर्फ इसका मतलब, अब देखिए गूगल का समय आ चुका है, इंटरनेट का युग है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ गूगल में जाएं और गूगल से मीनिंग निकाल लें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमारे पास डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्यों बनाई गई है, इसके पीछे एक साफ साफ कारण ये है कि हमारे पास एक शब्दकोश होना चाहिए, जिस शब्दकोश में जाकर हम हर चीज़ की मीनिंग देख सकें और साथ ही हम प्रोनाउंसिएशन देख सकें,
ठीक है, हम उनकी स्पेलिंग्स देख सकें और उसके अलावा भी अलग अलग तरीके से वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो इन चीज़ों की समझ के लिए डिक्शनरी का उपयोग किया जाता है। और अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग बैठेंगे और डिक्शनरी ओपन करेंगे, ठीक है। और डिक्शनरी में भी आप इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर आपको करेक्शन करवा रहा हूँ। तो डिक्शनरी का सबसे पहला यूज़ तो ये होता है कि हम एक बार स्पेलिंग्स को चेक कर लें। चेक करना तो इम्पॉर्टेंट है ना, अगर आप चेक नहीं करोगे, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी तो एग्जाम में मैडम आपको 0 दे देंगी, या सर और मैडम आपको क्या करेंगे, 0 दे देंगे। तो इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है स्टूडेंट्स कि आप एक बार यहाँ पर स्पेलिंग्स पर फोकस करें, ठीक है। चलिए आते हैं, अब लिखा है इनएडवर्टेंटली, ठीक है। अब आप लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं इनएडवर्टेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली मतलब अचानक से कोई घटना हो जाना, ठीक है। तो अगर कोई बोले इनएडवर्टेंटली या एक बोले इनएडवर्टेंटली, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके प्रोनाउंसिएशन पे भी कि आप टेंट और टेंट किस तरह से आप बोलते हैं। तो अब हम इनएडवर्टेंटली कहते हैं तो यहाँ पर ई आएगा प्रोनाउंसिएशन में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए जो लिखा है वो गलत है, ठीक है। तो ए नहीं, यहाँ पर ई आएगा, तो मैंने यहाँ पर करेक्ट करके आपके लिए बताया है। अब आया है, अब आप लोग सुनते होंगे फेयर, फेयर या फिर, तो अब देखिए यहाँ पर हमने बोला इंटरफेयर, तो क्या ये सही है, नहीं है। इंटरफियर यानी इंटरफियर, अब आपने सुना होगा इस वर्ड का मीनिंग इंटरफियर। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और उसी समय कोई आ जाए तो बोलेगा सर प्लीज इंटरफियर मत करिए, और कोई बोलेगा इंटरफेयर मत करो, तो आप बोलोगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती। इंटरफेयर, फेयर, यहाँ पे फेयर एकदम क्लियरली ये साउंड आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर आपको स्पेलिंग्स मिस्टेक हो रही हैं, अगर ऐसी स्पेलिंग आ रही है तो आप ई और ए का ध्यान रखें, ठीक है। अब हम आगे आते हैं ऑर्डिनरीली, अब ऑर्डिनरली हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनरीली आता है, ऑर्डिनरली है ना, लाइक साउंड को थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। ऑर्डिनरली तो आप ऑर्डिनरीली लाइक जिस तरह हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको समझने का थोड़ा प्रयास करें आप, ठीक है। तो ऑर्डिनरली मैंने बोला, तो अब अगर आप बोलोगे ऑर्डिनरीली तो ये भी एक तरह से थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो आपको बोलना ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरली, तो आप नरीली, तो नरीली भी नहीं गलत है, और नरली तो आपको सिंपल बोलना है, तो आपका आई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर आते हैं हम, अब हमने सुना है कि परसिस्टेंस, अब यहां क्या बोल रहा है, वो परसिस्टेंस कह रहा है, जबकि वो परसिस्टेंस है ना, टेंस, तो यहां पर क्या आएगा, ई आ जाएगा, यहां पे ए नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए अवॉइडेंस, तो यहां पर ई है और यहां पे क्या होगा, ए आएगा, तो ठीक है। आपको स्पेलिंग्स इस तरह सही करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते स्क्विरल्स, अब ये थोड़ा आपको समझना होगा। अब जैसे यहां पर क्या दिया है स्क्विरल्स, ठीक है, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, आर आर, ठीक है, डबल आर आता है। अब देखिए ओकेशनली, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएट हम जब भी करते हैं, ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को लेकर कि हम कैसे करें क्या ना करें, तो आप एक बार लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हार्ड वर्ड्स की, तो उससे क्या होगा, आपको स्पेलिंग याद रहेंगी। क्योंकि हम जब तक उस चीज़ को उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको कैसे याद रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ते हो ऑर्डिनरली तो सर बोलेगे सेम ही तो है, ऑर्डिनरली तो बोलते हैं, ऑर्डिनरीली तो ऐसे तो बोल नहीं सकते हम, ठीक है। तो सिंपल है, इंटरफेयर है ना, इनएडवर्टेंटली, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस इनकी करनी होगी। परसिस्टेंस, ठीक है, अवॉइडेंस, ठीक है। अब सब में साउंड एक जैसा ही आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग्स में ए और ई का खेल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ओकेशनली, अब ओकेशनली सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्पेलिंग में क्या आएगा, यहाँ पर डबल सी आएगा, वहां पे एक सी आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट करने का प्रयास किया यहाँ पर, ठीक है। तो इनएडवर्टेंटली, इंटरफेयर, ऑर्डिनरली, परसिस्टेंस, अवॉइडेंस, स्क्विरल्स, ओकेशनली, ठीक है। अब आपको आवश्यकता नहीं है कि टेंटली बोले आप, इंटरफियर बोलें, ठीक है। इंटरफियर सिंपली आप बोलने का प्रयास करें। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये तरीका बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा।
इसके बाद आते हैं हम अगले टर्म पे, ये इंजीनियसली। अब यहाँ पर भी स्पेलिंग का है रोल, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपली ऐसा रहेगा। अब देखिए इफिशिएंट, अब इफिशिएंट, अब देखिए यहाँ पर क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए आ रहा है, ए नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं एरी। अब एरी जो है, अब है ना, थोड़ा सा डर जाना, फ्राइटेंड हो जाना, तो क्या ऐसा नहीं है, इसकी स्पेलिंग डबल ई आती है इसमें, ठीक है, प्रिज्यूमेबली। अब देखिए अब इली नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ आई नहीं आता, ठीक है, तो ब्ली होगा, ठीक है, प्रिज्यूमेबली हो जाएगा। डाइवर्जन, डाइवर्जन, अब ये देखिए ये गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर टी नहीं आएगा। इसके बाद सेंटीपीड्स बोलते हैं, अब यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है होगा ही नहीं, यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। इसके बाद है गाउलर, तो यहाँ पर गाउलर में देखिए ये कैपिटल जी है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल जी है ना चाहिए, तो क्या है, तो इन चीज़ों को हमको समझना है कि वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टर्म में आते हैं हम वर्ड स्टडी में, ठीक है, शब्दों की पढ़ाई। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वर्ड्स के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए डिक्शनरी यूज में लुक अप अ डिक्शनरी एंड राइट टू मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, अपनी डिक्शनरी को खोलना है और डिक्शनरी खोल के क्या करना है, आपको दो मीनिंग निकालना है, किसके, हर एक शब्द के, ठीक है, इन विच इट इज़ यूज इन द लेसन, जो लेसन में यूज़ किए गए हों, एंड देयर एंड अदर विच इज़ मोर कॉमन, और जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, अब देखिए कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर। एक दिया है सेल, इसके बाद दिया है प्रे, इसके बाद दिया है प्रिविलेज, इसके बाद दिया है टिंट, गॉन्ट, इंटीमेसी और कन्विक्ट। अगर आपको मीनिंग्स याद हों तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इनकी मीनिंग ऑलरेडी आपके लिए निकाले हैं और आप भी डिक्शनरी में जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सेल। अब जब हमने चैप्टर चालू किया था, यानी चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी समय हमने देखा था, हमने रीड किया था कि वो कहाँ पर थे, एक रूम और सेल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, अ रूम फॉर वन और मोर प्रिजनर्स इन प्रिजन। लाइक एक रूम होता है एक तरह से जहाँ पे लोग रहा करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर दैट कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। देखिए, और सेल आपको पता भी होगा कि हमारी एक छोटी सी यूनिट होती है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा वो, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट है, सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, लिविंग मैटर की, दैट कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, जो खुद ही एग्जिस्ट करती है। हम सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर सेल को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये है अगला वर्ड प्रे। अब देखिए यहाँ पर हम प्रे की बात नहीं कर रहे, प्रार्थना वाली प्रे नहीं, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ए और ई के रोल के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रे है, ठीक है, अ बर्ड दैट इज हर्टेड एंड ईटन बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, ऐसी कोई बर्ड जो मारी गई हो, ठीक है, हॉन्टेड यानी हंट की हो, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे ए आता तो वो हॉन्ट हो जाता, लेकिन ये हंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अ बर्ड दैट इज हंटेड एंड ईटन बाय ऑफिशियल, जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा खा ली गई। ऑफिशियल्स कौन होते हैं, जो जेल में रहते हैं, जो देख रेख करते हैं, उनको हम ऑफिशियल्स कहते हैं। तो इन बातों को आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट जाएंगे। तो छोटी छोटी गलतियों से ही हम सीखते हैं, लेकिन अगर हम बार बार छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आप हमेशा हौसला रखिए। अब देखिए अगला वर्ड देखिए प्रे, अ पर्सन हु इज हार्म्ड और ट्रिक्ड बाय समबडी। अब प्रे के लिए और कौन सा वर्ड, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या करते हैं वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं, चतुराई करते हैं, उनको फंसा लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ऐसा पर्सन हु इज हार्म्ड ट्रिक, मतलब प्रे, लाइक मैं एक प्रे हो जाऊँ, लाइक मेरे को किसी ने फंसा दिया हो और मेरे को किसी ने हार्म कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर इनके दो मीनिंग हमने निकाले, आप भी डिक्शनरी में चेक करिएगा, बाकी मैंने यहाँ पर आपको आंसर्स दे दिए हैं। अब अगला वर्ड है प्रिविलेज, ठीक है। अब प्रिविलेज के बारे में भी हमने बहुत बार पढ़ा था, तो अब यहाँ पर हम एक बार उसको डिस्कस करते हैं।
अ स्पेशल एडवांटेज दैट प्रिजनर ऑफ क्लासेस ए एंड बी हैड। अब देखिए, कुछ एडवांटेज होते हैं, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो हर किसी को मिलते हैं, उनको हम प्रिविलेज कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक बार देखिए ध्यान से तो आपको पता होगा कि कभी भी जब भी हम बात करते हैं प्रिविलेज को लेकर, यानी एडवांटेज को लेकर, तो आपने सुना होगा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, कुछ लोगों को बहुत कम एडवांटेज मिलता है, ठीक है। मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, आप बोलोगे उसके पास स्पेशल प्रिविलेज है, नौकर नौकरानियाँ लगी रहती हैं उसके आसपास, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास प्रिविलेज नहीं है इतना, तो कुछ एडवांटेजेस की बात होती है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड मीनिंग क्या निकल कर आता है। सेकंड मीनिंग यहाँ पर है समथिंग दैट यू आर प्राउड एंड लकी टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू। अब आप बोलते हैं ना मुझे ये प्रिविलेज मिला, लाइक मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये काम मुझे करने को मिला, ये काम मुझे प्राप्त हुआ। समथिंग दैट यू आर प्राउड, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हैं, ठीक है। एंड लकी टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू, और जिसके लिए जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लकी महसूस करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मीनिंग्स को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अगला वर्ड है टिंट, ठीक है। अब टिंट आपने सुना होगा, टिंट कलर, टिंट एकदम है ना, तो टिंट एक ह्यू होता है, एक कलर होता है, ठीक है, कलर कहते हैं उसको। अब एन आर्टिफिशियल कलर यूज टू चेंज द कलर ऑफ हेयर, टिंट क्या होता है, इसके अलावा भी एक आर्टिफिशियल कलर है जो क्या करता है, चेंज करता है क्या, हेयर के कलर को, बालों के कलर को भी चेंज करता है, ये एक आर्टिफिशियल कलर होता है। बेसिकली टिंट का वर्ड जो है वो रंगों से ही जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है गॉन्ट, ठीक है। अब इस वर्ड का मीनिंग भी हमने पढ़ा था, तो अब आप लोगों को याद आ गया होगा, एकदम से क्लिक कर गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर है थिन, कोई भी चीज़ जो बहुत गॉन्ट है, जो बहुत थिन है, ठीक है। थिन जानते होंगे क्या होता है, एकदम थिन, ठीक है। इसके बाद नो अट्रैक्टिव एंड विदाउट एनी डेकोरेशन। अब ऐसी कोई भी चीज़ जो गाउंट है, गाउंट, अब यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी चीज़ जो अट्रैक्टिव नहीं, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आपको लुभा नहीं रही है, ठीक है, जो लुभाने वाली चीज़ होती है उसको हम अट्रैक्टिव कहते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डेकोरेशन। अब दिवाली का समय है, आपने बोला कि कितना अनअट्रैक्टिव है ना, गाउंट है, यानी गाउंट लाइक यहाँ पे कुछ सजावट ही नहीं हुई है, तो सजावट होना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। तो इसी चीज़ को तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो शब्दों को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, शब्दों को समझ कर ही हम चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है इंटीमेसी। अब मैंने आपको बताया था इंटीमेसी का मतलब क्या होता है। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि एक बार आप एक कमेंट में आप एक सेंटेंस बनाकर मेरे को भेजें कि इंटीमेसी का मतलब क्या होता है। देखिए इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोजनेस, ठीक है। क्लोजनेस मतलब जुड़ाव, थोड़ा सा आपका किसी के प्रति, लाइक जैसे ये आप हैं और ये आपकी मदर है, तो आप दोनों के बीच में लाइक एक बहुत ही प्यारा सा संबंध है, माँ बेटी का या माँ बेटे का। इंटीमेसी है, क्लोजनेस है, ठीक है। आप अपनी मदर से अपनी हर एक दिल की बात बता देते हैं या बता देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीमेसी का वर्ड आ रहा है, तो उसको हम क्लोजनेस से रिलेट करेंगे। इसके बाद आता है अगला मीनिंग, द स्टेट ऑफ हैविंग अ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद समबडी। लाइक अब क्लोजनेस तो है ही, और वही मीनिंग जो मैंने आपको बताया था कि कोई किसी व्यक्ति के साथ कुछ पर्सनल रिलेशन हो। देखिए क्लोजनेस हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटीमेसी होती है, ठीक है। कुछ क्लोज पर्सनल रिलेशन जब आ जाता है तो उसके लिए हम इंटीमेसी का उपयोग करते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ यही होता है कि हम वर्ड्स को देखिए, सबसे पहले मीनिंग जाने और वर्ड्स के साथ ही हम वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स हैं उनको भी सही लिखें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कन्विक्ट। आप सभी को तो ज्ञात ही होगा कि जब हमने पूरा चैप्टर की पढ़ाई की थी, जब एक्सप्लेनेशन किया था, उसी क्षण हमको ये ज्ञात हो गया था कि कन्विक्ट का मतलब क्या होता है। मैंने इसको बहुत बार आपको बताया था, तो आपके माइंड में अभी तुरंत ही क्लिक हो गया होगा कि कन्विक्ट का मीनिंग होता क्या है। कन्विक्ट होता है प्रिजनर ना, ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा काम किया हो जो कि बिल्कुल भी अच्छा ना हो और उसको जेल में डाल दिया हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कन्विक्ट। वो प्रिजनर ही कहलाता है या क्रिमिनल भी कहलाता है, ठीक है। और कन्विक्ट किसको कहते हैं, अ डिसाइड इन स्टेट ऑफिशियल इन कोर्ट दैट समबडी इज गिल्टी ऑफ क्राइम। एक तो प्रिजनर है, और कन्विक्ट उस समय भी यूज़ करते हैं जब कोर्ट वाले ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है जो कि गलत था,
तो उसके लिए भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वर्ड फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे। अब वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। अब आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी की, ठीक है, तो डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को आपने पढ़ा समझा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ दो वर्ड्स एक साथ जुड़ के बनते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आइस और क्रीम, ठीक है, तो दोनों जुड़ के मिले हैं, क्रीम और आइस अलग अलग, फिर उनको जोड़ा गया है। हॉट डॉग, तो ये कैसे वर्ड्स, ये हैं हमारे ऐसे वर्ड जिनको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। तो इसी की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब आप लोग भी रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेकर, क्योंकि इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए। I knew every mark and dent on the whitewashed walls and on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafters. ठीक है, अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर वाइट वॉश्ड है ना, मोथ ईटन। तो अब यहाँ पर आपको फोकस करना है कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये आपको एंटायर क्वेश्चन है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। यू सी दैट इन द अबव सेंटेंस, जैसे कि अबव सेंटेंस में वाइट वॉश्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, जो वाइट वॉश्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वो क्या है, एक तो वाइट यानी एडजेक्टिव, ठीक है, कलर है वो, एंड वॉश्ड यानी वर्ब, धोना, क्रिया होती है, ठीक है, एंड मॉथ ईटन। अब मॉथ क्या होता है, ये तो एक जानवर है तो नाउन होगा, ईटन यानी खाना, तो ये क्या होगा, क्रिया होगी। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, एक वर्ड क्या है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और ठीक है, उन दोनों का जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ठीक है, एक नाउन हो सकता है। अब देखिए, एक नाउन भी हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है, लाइक दोनों कोई भी ऐसे दो वर्ड जो अलग अलग हों, ठीक है, वो जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, वो एक कंपाउंड वर्ब फॉर्म बनाते हैं। तो इसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे लिए ये एक एक्सरसाइज है जहाँ पे हमको बुक में जाना है और बुक में जाके सर्च करना है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप एक बार अपनी वीडियो को पॉज करें और एक बार जल्दी से अपनी बुक को खोलें, और बुक को खोलने के बाद उसको एक बार रिवाइज करके चेक करें कि क्या आप कंपाउंड वर्ड ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम इसके आंसर्स को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज इसी पे बेस की गई है, एक एक्सरसाइज बनाई गई है, हम उसको एक्सरसाइज को देखते हैं। पहले हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ा। पिक आउट फ्रॉम द लेसन द कंपाउंड वर्ड्स। अब देखिए, यहाँ पर कंपाउंड वर्ड्स की बात हो रही थी, तो ये कंपाउंड वर्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और जुड़ी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, यू ऑल्सो सी दैट अनइवन इज डिराइव्ड फ्रॉम इवन बाय एडिंग प्रीफिक्स अनटू इट। अब आपको पता होगा कि उपसर्ग क्या होता है, ठीक है, आपको पता होगा प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, जो आगे लगता है वो उपसर्ग, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अन हो गया, ठीक है, जहाँ से ली हो गया, तो अन जो हो गया वो क्या होगा, हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक है, और जो ली हो गया वो हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया, जो पीछे लग रहा है, ठीक है। तो उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पिक आउट फ्रॉम द लेसन द कंपाउंड वर्ड्स एंड टेल अस इलस्ट्रेटेड above which word have been combined together to make a compound word। तो अब हमें क्या करना है, हमको पिक करना है, पिक आउट फ्रॉम द लेसन, हमको लेसन से निकालना है द कंपाउंड वर्ड्स, कुछ कंपाउंड वर्ड्स को हमको निकालना है और बताना है एज इलुस्ट्रेटेड। इलुस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपको ऊपर दिए हुए थे, विच वर्ड हैज़ बीन कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ कंपाउंड वर्ड, जहाँ पे कंपाउंड वर्ड बनाया गया था, ठीक है। तो उन्हीं के ही आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे एक है एंकल डीप, ठीक है। अब एंकल क्या होता है, जॉइंट होता है यहाँ का, तो एंकल एक नाउन हुआ, और डीप जो कि गहराई है, जो कि एक विशेषण है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो आप देख सकते हैं कि एंकल डीप मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बन गया। वैसे ही सन लाइट हो गया, सन से लाइट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सन क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, और लाइट क्या हो गई, आपकी विशेषण हो गई। अब देखिए स्नो कवर्ड, अब यहाँ इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, जी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है स्नो और एक है कवर्ड, ठीक है। तो स्नो क्या है, हमारी संज्ञा हो गई, और कवर्ड जो हो गया हमारा वर्ब हो गया। कवर ढकना, ठीक है, एक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है। लव मेकिंग, प्यार करना हो गया, ठीक है, प्यार करना, तो यहाँ पे लव मेकिंग, तो यहाँ पर इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एक हो गया लव जो कि आपकी संज्ञा, और एक हो गया आपका मेकिंग यानी बनाना,
तो यहाँ पर हमने उन दो वर्ड्स को समझ लिया अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में भी क्या है, अब देखिए ये लॉन्ग यानी बड़ा और टर्म, ठीक है, तो लंबे समय तक के लिए टर्म, तो यहाँ पर टर्म नाउन हो जाएगा आपका और लॉन्ग जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये सिंपल से खेल है, यहाँ पर संज्ञा हो गया, ठीक है, और आगे विशेषण जोड़ दीजिए। तो एक तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई कंपाउंड वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों के लिए ओपन स्फीयर है, प्लेटफॉर्म है वो। चलिए अब हम आते हैं वर्ड फॉर्मेशन पे। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब कैसे वर्ड बनाया जाता है। अब देखिए, पिक आउट फ्रॉम दीज लेसन द वर्ड विच हैव बीन डिराइव्ड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू इट। अब जैसे कि अनइवन हो गया, मैंने आपको बताया था कि अनइवन क्या होता है ना, मतलब अनयूजुअल, अनइवन, तो स्टार्टिंग में ही अन लगा है, तो अन क्या है आपका प्रीफिक्स हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय। आप सभी जानते होंगे उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, जो आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनक्लोजिंग, अब आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर इनक्लोजिंग वर्ड चुना हुआ है। तो इनक्लोजिंग यानी इन, ई एन, इन, तो ये भी क्या हो गया आपका एक उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं प्रत्यय यानी सफिक्स पे। अब ये हो गया एल वाई, ली, लव, ली, लव के बाद ली जुड़ा, देखिए लव प्लस ली जुड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सफिक्स हो गया। रिमार्केबल सुना होगा आपने कभी, अब बाद में आपने प्लस एल कर दिया तो क्या हो गया, वो भी आपका सफिक्स हो गया। अब चलिए हम आते हैं वर्ड मीनिंग में। देखिए वर्ड मीनिंग का जैसे ही नाम आता है वैसे ही सब लोग घबराने लग जाते हैं, बिकॉज इट्स लाइक कि हम कैसे उसकी मीनिंग को समझ पाएँ किसी वर्ड को। तो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर यह है कि एक बार आप वर्ड को पकड़ें, ठीक है, और उस वर्ड को इमेजिन करें कि वो वर्ड किस तरह से है। अब जैसे कि पैटर्न एनिमल, तो स्वाभाविक है कि आपने जब लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था इस चैप्टर का, तो आपने क्या देखा था, आपने तो ये देखा था ना, संरक्षक। है ना, पैटर्न का मतलब संरक्षक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स लेकिन एज अ सिंबल ऑफ नेशन, तो ये ऐसे नेशन के तौर पे लिए जाते हैं, उनको सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हॉन्ट, अब हॉन्ट का मतलब क्या होता है, अ प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड, ऐसी जगह जहाँ बार बार कोई आता जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये घर तो हॉन्टेड है, हॉन्टेड का मतलब यहाँ पे कोई भूत आता रहता है हमेशा, तो इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। अब आगे आ रहे हैं इनएडवर्टेंटली, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है एक्सीडेंटली। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो मैच द कॉलम है उनको मैंने बच्चों की तरह नहीं किया कि मैं ऐसे मैच करूँगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इनकी मीनिंग लिख दी है ताकि आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लें। इसके बाद आते हैं हम आगे दिया है डेजिस्टेड। ठीक है, अब इसका मतलब होता है गिव अप, आई डेजिस्टेड, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आगे आते हैं इरी यानी वियर्ड। आपने सुना होगा कि कितना अजीब विचित्र सा प्राणी है, सुनते ना, बड़ा विचित्र सा प्राणी है ये आदमी। तो विचित्रता जो होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो विचित्रता को हम वियर्ड वर्ड से संबोधित करते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है इन बातों को समझने के लिए। इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है ना। अब देखिए वेंचरसम, डेयरिंग, लाइक बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग आदमी है ये। ठीक है, कुछ भी कर लेता है, वेंचरसम। ठीक है, क्रेवाइसिस यानी नैरो क्रैक होता है क्रेवाइसिस का मीनिंग, यानी जैसे एक ये पेड़ हो गया, इसके बीच में एक छिद्र है। छिद्र का अर्थ ये नहीं कि छेद है, एक क्रैक सा होता है। आपने दीवारों में क्रैक देखा होगा, उसी क्रैक को हम ये टर्म से संबोधित करते हैं। इसके बाद आते हैं हम आगे डाइवर्जन। ठीक है, अब डाइवर्जन का मतलब होता है हैप्पी चेंज, एक बदलाव आ जाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स, लाइक आपको तो वो अच्छा नहीं लगता, लाइक आपने कहा रिपल्शन की भावना, लाइक मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे जाना तो पड़ रहा है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, मैं तो बस काम चला रहा हूँ। ठीक है, कलवट, अब देखिए इसको कुलवर्ट्स नहीं बोलते, कुलवर्ट्स नहीं बोलते, इसको कलवट बोलते हैं। ठीक है, और ये कवर्ड ड्रेन्स और पाइप्स आपने सुना होगा, जिसे आपने डोरेमोन अगर कभी देखा हो छोटे में, तो वहाँ पर क्या होता था, जियान और नोबिता और ये सब लोग क्या करते थे, एक
बड़े बड़े पाइप हुआ करते थे, कवर्ड ड्रेन हुआ करते थे, तो वहाँ पर बैठे रहते थे, है ना, उनका एक प्लेग्राउंड था, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये पाइप्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुत्ते के बच्चे पलते हैं, कुत्ते आके यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। डिस्टेंपर, अब ये एक बीमारी होती है जो कि हमने चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर ली थी, ठीक है। तो डिस्टेंपर का डिजीज ऑफ डॉग्स, ये एक डिजीज होती है डॉग्स की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी वर्ड मीनिंग है। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है वैनिश, ट्रांसफर, इनएडवर्टेंटली, ठीक है। यहाँ दिया स्टार्टल्ड, टू फाइंड, मच टू माई सरप्राइज, और यहाँ पर दिया है ऑर्डिनरीली, प्रिविलेज, एग्रेसिव, रिमार्केबल, वर्शिप, इंटरफेयर विथ, ठीक है। तो ये इतने सारे वर्ड्स आपको दिए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन वर्ड्स को चुनना है और फ्रेजेस जो हैं उनको डालना है उनके बीच में। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन ब्लैंक्स को जो भरने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या कहा जा रहा है। अब प्रीवियस में यहाँ पर आपको दिए हुए हैं बहुत सारे वर्ड्स, आपको चुनना है और यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो चलिए, दिया है एंड फिल इन द ब्लैंक पर्सन कैन हार्डली पुट अप विथ क्रिटिसिज्म, लाइक कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, क्या करते हैं वो, लाइक बहुत ही ज़्यादा कम क्रिटिसिज्म ले पाते हैं। लाइक उनको अगर आप बोलो कि आपने ये काम किया है, वो गलत काम है, लेकिन उसके बाद ऐसे बहुत कम ही लोग हो पाते हैं ना। तो उनमें ऐसे लोग होते हैं, एग्रेसिव पर्सन कैन हार्डली पुट अप विथ क्रिटिसिज्म, लाइक वो क्रिटिसिज्म इतना सह नहीं पाते। कौन होते हैं वो, एग्रेसिव लोग, है ना, गुस्सेल प्रवृत्ति की, तुमने ऐसा क्यों कहा मेरे साथ। अगला वर्ड आता है हमारा डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक। कल्याण इज लेट राइजर, कल्याण जो था वो लेट राइजर है ना, है। बट दिस मॉर्निंग, यानी इस मॉर्निंग, डैश इट वॉज ही हु वोक अप मी, लाइक पहले की बात ऐसी थी जब कल्याण बहुत लाइक बहुत लेट उठा करता था, लेकिन अब क्या है, अब उसी ने मेरे को उठा दिया था। तो यहाँ पर एक बात साफ है कि कुछ बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही, स्वाभाविक है, ऑर्डिनरीली आएगा, यानी सामान्य तौर पे क्या था, वो बहुत कम उठता था, लेट राइजर था, लेकिन आज उसने क्या करा, मेरे को सरप्राइज कर दिया। क्या करा, सरप्राइज कर दिया और मेरे को जल्दी उठा दिया था। तो यहाँ पर वोक अप मी अप कर लिया, तो मच टू माई सरप्राइज यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आते हैं थर्ड फिल इन द ब्लैंक में, ये है बाय द टाइम द पीपल असेंबल द स्नेक हैड, अब क्या हुआ, रफू चुक्कर हो गया, चला गया, वैनिश हो गया, ठीक है। तो जैसे ही लोग असेंबल हो गए वैसे क्या हुआ, सांप वैनिश हो गया, गायब, एकदम दिखा ही नहीं, है ना। द बर्ड escaped as he had dash left the door undone, लाइक जैसे ही बर्ड यहाँ से क्या हुई, बर्ड जैसी चली गई। अब देखिए, द बर्ड escaped as he had dash left the door undone, ठीक है। तो द बर्ड escaped as he had inadvertently left the door undone। अब इसको आप समझिए, बर्ड तो चली गई अचानक से, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सीडेंटली या अचानक, या उसे सोचा नहीं था, लेकिन तब भी, है ना, क्या हुआ, उसने गेट खुला छोड़ दिया था, इनएडवर्टेंटली नहीं, उसने एक्सीडेंटली, कुछ उसे सोचकर नहीं किया था। तो यहाँ पर ये वर्ड आएगा, ठीक है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं तो सबसे पहले आपको शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, तो उसी के बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स इजीली कर सकते हैं, खास के वर्ड मीनिंग से रिगार्डिंग। अब आइए, द हिंदूज फिल इन द ब्लैंक सेवरल डिफरेंट गॉड्स। अब यहाँ पर आ रहा है द हिंदू, तो स्वाभाविक हिंदू क्या करते हैं, बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। I was dash that so many species have disappeared, disappeared का मतलब क्या होता है, गायब, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, कहाँ से, धरती से। तो startled to find, लाइक जब मेरे को बड़ा आश्चर्य है ना, startled, अब ये थोड़ा सा vocab का वर्ड है, लाइक ये मेरे लिए एक ऐसा विषय जहाँ मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, startle हो जाना, ठीक है, जहाँ पे बहुत चक्के रह गए। तो startled to find, लाइक ये बड़ी विचित्रता है, बड़ा आश्चर्य का बात है, आश्चर्य में ढूंढते हुए बात आ रही है कि मेरे को यहाँ पर पता चलता है कि स्पीशीज जो हैं have disappeared from the earth, कि यहाँ से जा चुके हैं। Do not dash whose wires they were very dangerous। अब इंटरफेस, अब यहाँ पर क्या होगा,
अब देखिए टूज वायर, अब यहाँ पर डू नॉट इंटरफेयर, ठीक है। हम देखते हैं एक बार वर्ड क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ इंटरफेयर, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेयर आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर पासवान इज अ डैश टीचर, अब मिस्टर पासवान कैसे टीचर हैं, वो यहाँ पर रिमार्केबल टीचर हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे रिमार्केबल टीचर हैं। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंगित करना कि वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, उस चीज़ में बहुत बढ़िया है, ठीक है, हम मार्क करते हैं, ठीक है, तो उससे आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। अब आगे आते हैं, टू एड्रेस सच एन ऑगस्ट गैदरिंग इज अ ग्रेट प्रिविलेज। तो अब यहां पर क्या होता है, अब देखिए, द एड्रेस सच एन ऑगस्ट गैदरिंग, लाइक बहुत ही भव्य, ऑगस्ट का मतलब होता है भव्य, तो टू एड्रेस सच एन ऑगस्ट गैदरिंग इज अ ग्रेट प्रिविलेज, ये मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो यहाँ पे हमने प्रिविलेज ऐड किया। मिस्टर पांडे हैज बीन डैश टू अनदर सेक्शन, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो पांडे जी हैं उनको क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर, तो उनका पांडे जी हैं उनका ट्रांसफर हो गया, तो मिस पांडे जी जो है अलग जगह जा रही हैं, तो यहाँ पर हम ट्रांसफर वर्ड का उपयोग करेंगे। तो देखिए अनदर सेक्शन, तो स्वाभाविक है ट्रांसफर ही आएगा। अब आगे आते हैं फ्रेजेस में। फ्रेजेस का मतलब होता है इनकम्प्लीट वर्ड। रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस have been used, then use them in a sentence of your own। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए रीड करना है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड द लेसन केयरफुली, आपको पूरा पार्ट जो है वो अच्छे से पढ़ना है, एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड, जिसमें जो फ्रेजेस जो हैं उसको यूज किया गया है, ठीक है, देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और वहां पर आपको क्या करना है, आपको खुद ब खुद सेंटेंसेस को यूज करना है। अब देखिए क्या होता है, एग्जामिनेशन के समय में ना आपसे बोला जाता है कि एक फ्रेज दे दिया है आपको, ठीक है, अब वो फ्रेज जो आपको दे दिया गया है, तो अब आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिखाते हैं, ठीक है, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, ए बच्चा है, उसको लिखा लुक डाउन अपॉन, तो आप सोचोगे मी लुक डाउन हियर एंड देयर, ऐसे नहीं लिख कर आना है, एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है जो कि मैंने यहां पर लिखा है, आप उसको समझिए। देखिए, यू मस्ट नॉट लुक डाउन अपॉन पेरेंट्स एडवाइस। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की एडवाइस को ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लुक डाउन अपॉन, ठीक है, तो यू मस्ट नॉट लुक डाउन अपॉन करना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स की एडवाइस को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंडल्ज इट का मतलब क्या होता है, इंडल्ज इनका, अब देखिए, शी हैज नेवर बीन वन टू इंडल्ज इन गॉसिप, गॉसिप का मतलब होता है चिट चैट करना, चिट चैट करने का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया फंस, लेकिन जहां आप किसी के साथ ऐसी बोलते हैं ना कि एक भाषा है विलेजर्स यूज करते, बतियाना है ना, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा बातूनी है, तो यहाँ पर गॉसिप की बात आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू इंडल्ज, यानी हमको ज्यादा जुड़ना नहीं है गॉसिप में, अच्छे बच्चों के साथ ही बैठना है। तो यहाँ पर शी हैज नेवर बीन, यानी वो जो लड़की थी वो कभी भी इंडल्ज नहीं हुई, जुड़ी नहीं कभी भी किसी भी हास्यपद या किसी भी गॉसिप्स में, बातूनी लोगों के पास कभी भी नहीं जुड़ी। और यहाँ तक कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कुछ लोगों की आदत होती है, क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, बातें करते हैं, तो गॉसिप्स में वही चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वो कभी भी उन चीजों में नहीं जुड़ी जहां पे लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। अब पुट अप अ ब्रेव फाइट, देखिए अब पुट अप अ ब्रेव फाइट, अब देखिए पुट अप अ ब्रेव फाइट, ब्रेव का मतलब बहुत अच्छे से लड़ना, तो अब इसका हम समझते हैं फ्रेज किस तरह से यूज होगी, और यहीं पे आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। ही द टीम पुट अप अ ब्रेव, अब देखिए यहाँ पर TH आ जाएगा, द टीम पुट अप अ ब्रेव फाइट बट इन द एंड दे वर बीटन। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो टीम है पुट अप अ ब्रेव फाइट, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि उन्होंने लड़ाई की, है ना, इसका सेंस यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से खेला, ठीक है, एंड द एंड दे वर बीटन, लेकिन वो लोग आखिरकार हार गए। तो चलिए अब अपना अगला फ्रेज जो है यहाँ पर ये है इंटरफेयर विथ, ठीक है, इंटरफेयर विथ। अब आंसर है द ड्रग माइट इंटरफेयर विथ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट। एक बच्चा है, ठीक है, अगर वो ड्रग लेगा तो क्या होगा, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है
उसमें ज़रूर बदलाव आएंगे, डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक नशीला पदार्थ है, ठीक है, और वो इंटरफेयर करेगा। कौन इंटरफेयर करेगा? ड्रग हो सकता है। तो यहाँ पर चाइल्ड के फिजिकल डेवलपमेंट के साथ क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। तो इंटरफेयर को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ कृपया करके एक बार कमेंट करें और खुद से भी सेंटेंस बनाएं, ठीक है। अबाउंड इन, अब अबाउंड इन का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ठीक है। देखिए ना, प्रचुर मात्रा में, लाइक बहुत ज़्यादा। तो अब गुड फिश अबाउंड इन नॉर्थ सी, तो अच्छी फिशेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या है? प्रचुर मात्रा में हैं, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्थ सी में। गेट टाइड अप विद, अब किसी चीज़ से जुड़ जाना, तो यहाँ पे पीपल यूजुअली गेट टाइड अप एट वर्क, तो काम करते रहने से क्या होता है? उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जब वो काम करते हैं ना तो गेट टाइड अप। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम फ्रेजेस को ना जोड़ रहे हैं सेंटेंसेस में, यही हमको करना है। अब अगला वर्ड आ रहा है टीमिंग विथ। अब ये टीमिंग विथ का मतलब क्या होता है? देखिए, टीम का मतलब तो आप जानते ही हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना तो वो टीम बनाते हैं। अब टीमिंग विथ, तो यहाँ पर क्या होगा? द रिवर वॉज टीमिंग विथ फिश, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिशेज है उनसे एकत्रित हो गई। तो वो क्या हो रही है? फिशेज जो है एकत्रित हो गई हैं फिश में। कहाँ पे? रिवर में। तो रिवर वॉज टीमिंग विथ फिश, उससे भरी हुई है, ठीक है, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे फिशेज से भरी हुई है। तो यहाँ पे हम कहेंगे द रिवर वॉज टीमिंग विथ फिश, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं हम अगले पे, पुल समवन अराउंड। अब देखिए, पुल समवन अराउंड, अब हम इस फ्रेज का मीनिंग सेंटेंस को पढ़कर समझते हैं। ही वॉज जस्ट बिगनिंग टू पुल अराउंड आफ्टर हिज ऑपरेशन, लाइक अपने हेल्थ की जो समस्या है उससे ऊपर उठने का प्रयास करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पुल राउंड आफ्टर, पुल राउंड लाइक अपने आप को क्या कर रहा है? उठा रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन से ऊपर उठा रहा है, लाइक उसका ऑपरेशन तो हुआ, ठीक है। लाइक ही वॉज जस्ट बिगनिंग टू पुल राउंड आफ्टर हिज ऑपरेशन, लाइक जैसे इसको ऑपरेशन होता है तो वो क्या करता है? कोशिश करता है अपने आप को और ऊपर उठाने की। तो इस सेंटेंस को एक बार और पढ़ी, ही वॉज जस्ट बिगनिंग टू पुल राउंड आफ्टर हिज ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन हो जाता है तो अपनी हेल्थ को और अच्छे करने का प्रयास करता है, उसकी हेल्थ और अच्छी हो रही होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने सब कुछ कवर कर लिया, अब हम आते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन पे। अब ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ग्रामर पढ़ना पड़ती है और ग्रामर के बिना तो इंग्लिश अधूरी ही है। जैसे संस्कृत पढ़ी आपने, ठीक है। अब संस्कृत में बोलते हैं ना, तीता अंति सीता था, लाइक कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मम नामहा, तो आप जब कुछ भी पढ़ते हैं या रीड करते हैं, जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर को हम कहते हैं व्याकरण। ग्रामर को क्या कहेंगे? हम व्याकरण कहेंगे। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। अब आपको इन लेसन से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस है वो आपको पढ़ने होंगे। एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट, ठीक है। अब देखिए, वुड होता है, ठीक है, यहां पर आपको दिया है यूज्ड टू, ठीक है। तो ये कुछ मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इनकी बात करेंगे। अब जैसे कि आपने ग्रामर पढ़ी है तो यहाँ पर हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि वुड कम आउट, और यहाँ पे यूज टू वुड भी किस तरह यूज किया गया है, देखिए। एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट, ठीक है। तो बहुत जल्दी क्या होगा? जो लीव्स होगी वो आ जाएंगी, है ना। अब ये एक सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट है। ओकेशनली देयर वुड बी हेल स्टॉर्म, हो सकता था कि वहां पर क्या होगा? हेल स्टॉर्म होगा, ठीक है। बहुत तेजी से क्या होगा? हेल स्टॉर्म, और वहां पर प्लस ये एक और वर्ड था, हेल्ड के साथ एक और वर्ड जुड़ा था, जहाँ पे हमने याद किया था कि किस तरह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब बर्फबारी होती है तो एक छोटे छोटे ओले गिरते हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। इन लखनऊ गाउल आई यूज टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग। आई यूज टू क्या करता था? मैं कोशिश किया करता था। आई यूज टू मैं बैठा करता था। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पास्ट की बात करते हैं, तो ये सब मॉडल वर्ड्स पास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। सो यहाँ पर देखिए, यू सी दैट यूज टू वुड इन द अबव सेंटेंस आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे टू हो जाता है, ठीक है, तो उसको इन्फिनेटिव में यूज करते हैं। नाउ दिस इज जस्ट हैबिचुअल एक्शन, और कहीं ना कहीं ये क्या करता है? एक हैबिचुअल एक्शन की बात करता है। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है?
जुड़ा, हाँ लाइक हम किसी कंडीशन या किसी हैबिट से जुड़े होते हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब में से ढूंढना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी ढूंढ के रखे हैं, देखिए। तो आई वुड हैव, तो वेलकम द आउटिंग इन माई प्लेस, ठीक है, एक ये वर्ड हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया। दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम, यानी डेयरिंग हो गया, ठीक है। बट देयर वुड बी नो फीलिंग ऑफ रिपल्शन, कोई भी क्या नहीं होगी, हो सकती थी वहां पे एक भी ऐसी फीलिंग नहीं हो सकती थी जो रिपल्शन की हो। आई यूज टू वॉच द एंड्स एंड द वाइट एंड्स, मैं क्या किया करता था, क्योंकि ये जो यूज टू होता है ना, बेसिकली पास्ट के लिए ही यूज किया जाता है। वुड, ठीक है, तो था लाइक जो भी विल जो है, ठीक है, उसी का ही फॉर्म है वुड, जो कि पास्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। I used to watch the ants and with the white ants, ठीक है। I occasionally there would be a hailstorm, तो क्या होगा, would be हो सकता था। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम इस विषय के बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से हमको would को ढूंढना है। ये जो सेंटेंसेस में would यूज हुआ है, जहाँ पे used to यूज हुआ, उन सेंटेंसेस को हमको ढूंढ के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे कि हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर ओवर हो चुकी है, ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं एंडिंग में। तो अब मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, खास के CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। और अभी अभी यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, जो कि आप लोगों के ही कहने पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये तैयार किया ये प्रोग्राम, ताकि आप लोग तैयार रहें। सारे स्टेट बोर्ड्स की यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप बुक्स पढ़ें, ई बुक्स जानें, तो आप हमारी लिंक पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उस पर क्लिक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको सोशल मीडिया साइट में शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।